बीएमसी चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। हर्ष दहिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चुनाव के जो नतीजे आ रहे, बीजेपी अब यहां पर आगे बढ़त बनाते नजर आ रही है। जो चुनावी मुद्दे लेकर बीजेपी मैदान में उतरी थी, क्या लगता है कि वो यहां सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये नतीजे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। ये बहुत ही मतलब सबको लगता था यही होगा। सारे एग्जिट पोल्स इसी की बात कर रहे थे। सभी लोग जो चुनावी पंडित हैं, जो वहां पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो भी इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि बीजेपी की जो महायुति गठबंधन है, बीजेपी और शिंदे जी का जो गठबंधन है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीजन है, रंजना जी, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक यूनाइटिंग फोर्स और एक डिविजिव फोर्स की लड़ाई थी। यूनाइटिंग फोर्स जिसमें फडणवीस जी जाके सारे चैनल्स पे ये कहते थे कि मुंबई सभी की है, मुंबई में सभी का स्वागत है, मराठी अस्मिता को हम बना के रखेंगे, मराठी मानुष की हम बात करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भाई महाराष्ट्र में या मुंबई में सिर्फ मराठी मानुष रहेगा, कोई और नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जो कि मोहब्बत की दुकान के एक उसके गठबंधन में है, जो राहुल गांधी जी ने ये फर्जी एक मोहब्बत की दुकान चला रखी है, उसमें एक दुकानदार ये उद्धव ठाकरे जी भी हैं। उनकी पार्टी और एमएनएस क्या भाषा यूज कर रही थी कि मुंबई में हमें सीएम बनने दो, हम सीएम बन गए तो मुंबई में नॉन मराठीज को आने नहीं देंगे। तो ठीक है, आप ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले वो खबर, वो अपडेट आपको बताएं, जहां बीजेपी, देखिए, बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी अकेले 99 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार रुझान सामने आ रहे। जिन सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहां की तस्वीर आप लगातार देख पा रहे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश हाई नजर आ रहा है। जो अबीर गुलाल है वो उड़ाते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 99 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वो भी अकेले। सुनील कौशिक जी, कैसे आप इसे देखते हैं? और जो तमाम स्ट्रैटेजी बनाकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने हिंदुत्व का जिक्र किया, और इसी के साथ साथ बीजेपी की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया, और सबसे बड़ी बात, नेशनल मुद्दों पर भी बातें रखी गई। ये कि तमाम मुद्दे, और क्या सफलता इसी से मिलती नजर आ रही है? देखिए रंजना जी, बिहार चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उससे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, उनमें एक उत्साह तो है ही। और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इस समय है, जो दिख रहा है कि एक दूसरे देश के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके के राष्ट्रपति को उठा करके बंधक बना के ले जाया जा रहा है, उसके साथ साथ यदि आप देखेंगी कि ठाकरे परिवार की जो राजनीति करने की वहाँ व्यवस्था थी, व्यवस्था शब्द इसलिए उपयोग में कर रहा हूँ कि वो कुछ ऐसे लोगों को टारगेट कर देते थे जो भारतीय संविधान में या हम अपने लोकतंत्र में बात करें तो स्वीकार योग्य है ही नहीं। वो चाहे उत्तरी पूर्वी लोगों को देखा जाए, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर के किस तरीके की घटनाएं वहाँ पे हुई, उनके साथ साथ लगातार 97 से लेकर के 2022 तक शिवसेना का वर्चस्व वहाँ रहा, मेयर उनका रहा। और ठाकरे परिवार की जो राजनीति करने की व्यवस्था वहाँ थी, निश्चित तौर से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आने के बाद बदली। जो नीतियाँ ठाकरे साहब की थीं, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसकी वजह से समर्थक, कट्टर समर्थक उनके साथ खड़े थे, जो किसी भी हद तक जा सकते थे। हमने तमाम ऐसी घटनाओं को देखा कि घरों में आग लगा दी, किसी ने कुछ कहा तो खूब कैमरों में रिकॉर्डिंग देखा गया कि मारपीट भी उनके साथ हुई। आउट ऑफ वे जाकर के उनके कार्यकर्ता हरकतों को अंजाम देते थे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो बीएमसी में लगातार वर्चस्व शिवसेना का रहा। एक मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि देश के प्रधानमंत्री को भी मातोश्री जाना पड़ा बाल ठाकरे साहब को मिलने के लिए। बिल्कुल। ये सब परिस्थितियां बदली तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आई, और राज ठाकरे का बाय बाय, मतलब एक शिवसेना से अलग होकर के एक नए राजनीतिक दल का गठन करना। और नीतियां आप देखेंगे कि जहां कांग्रेस के बारे में जो बाला साहब ठाकरे ने कहा, या जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक या जो वोटर थे, निश्चित तौर से एक समझौते के रूप में महाराष्ट्र की जनता देख रही थी। और जब महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि निश्चित तौर से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना है वो किसी और रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया। उसके बाद शिवसेना में
टूट हुई और टूट के बाद देखा कि एक बड़ा गुट उद्धव ठाकरे से इन हरकतों को लेकर के नाराज था और वो शिंदे के साथ चला गया। ठीक। और शिंदे के साथ देकर के संवैधानिक लड़ाई शिंदे गुट ने जीती और शिंदे गुट में शिवसेना को मान्यता मिल गई। तो तमाम प्रवक्ता ये कहते हुए भी पिछले 3 महीने से मैं सुन रहा था कि बीएमसी चुनाव के बाद असली शिवसेना और नकली शिवसेना का परीक्षा हो जाएगी। असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, चुनाव के नतीजे आने के बाद तय हो जाएगा। वो तय हो गया। तो अब उद्धव ठाकरे परिवार को ये पुनर्विचार करना पड़ेगा या पुरानी शिवसेना को ये पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जिन नीतियों पर शिवसेना का गठन हुआ और जिन नीतियों के कारण लगातार 3 दशक तक बीएमसी पर कब्जा रहा, क्या उन नीतियों को बदलने के कारण उनका हश्र ऐसा हुआ? यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर से उन उद्धव ठाकरे को एक पुनर्विचार के साथ साथ अपने कार्य करने के तरीके के ब्लूप्रिंट को बदलना पड़ेगा। आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? अभी तो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान है, लेकिन बीजेपी यहां बढ़ती नजर आ रही है, कांग्रेस 13 सीटों पर। रंजना जी, कि राहुल गांधी जी ने और बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारे देश के बुद्धिजीवियों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इलेक्शन लड़ती है और किस तरह से इलेक्शन कमीशन उसके साथ खड़ा होता है। तमाम जो इलेक्शन कमीशन की प्रोटोकॉल्स हैं, तमाम जो होता है और इलेक्शन कमीशन रत्ती भर कोई बात नहीं करता, ना उसके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश लगाता, उल्टा उसके साथ खड़ा होता है। तो जब तक देश के अंदर फेयर चुनाव नहीं होंगे। लेकिन सर, इन तमाम आरोपों पर हमेशा से जवाब सामने आए, सबूत सामने आए। अगर बीएमसी चुनाव का हम जिक्र करें तो कांग्रेस आज कहां स्टैंड करती नजर आ रही है? कांग्रेस लोगों के दिलों में स्टैंड करती है। कांग्रेस लोगों की राहुल गांधी की मीटिंगों में स्टैंड करती है। भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में दूसरे राज्यों से लोगों को लाया जाता है और राहुल गांधी जब सभा में जाते हैं तो सब तरह से लोग जुड़ते हैं। ये तमाम देश ने देख लिया है। लेकिन जब चुनाव होता है उसके परिणाम। सर, आप कह रहे कि जनता के दिलों में स्टैंड करती है, तो आज जनता के दिलों में अगर स्टैंड करती, अगर वो तमाम मुद्दे आप लोगों ने भी भुनाने की कोशिश की, तो वो मैंडेट कहां जाता नजर आ रहा है? इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं, तो दोनों इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण है कि ईडी के काम में राज्य सरकारों को भी संयम बरतना चाहिए, लेकिन ईडी को भी राज्य सरकार। आज की बात कर लीजिए, बात होगी, चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही हूं कि आप बीएमसी चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे, जो रुझान सामने आ रहे, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अभी उसका विश्लेषण करेंगे, आकलन करेंगे और पूरी तरह से आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लोग वोट डालने जाते हैं, लोग कई पोलिंग बूथ पे धक्के खाते हैं, कई स्कूलों में जाते हैं और वहां उनका वोट ही नहीं मिलता, तो यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं प्रो A-B-C कैटेगरी बना के इन्होंने वोटर्स को किया है। तो जो C कैटेगरी में उसको बिल्कुल तरह उसमें से 20% वोट काट दो, दूसरे ए राज्यों के लाके कुछ उसमें जोड़ दो, यही तो करते आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो भारद्वाज जी इन 13 सीटों पे आप जीत रहे हैं, वहां तो ईडी ने न चुनाव आयोग ने काम ही नहीं किया होगा। वहां तो दिखाएं तो शायद कोई भला हो जाए देश का। मतलब 13 सीटों पे लोग ईमानदार हैं। 13 सीटों पे जो चुनाव जीतने जा रहे हैं वो लोग ईमानदार हैं। वहां पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। वहां पे एसआईटी को 18 इलेक्शन कमीशन 18 रिमाइंडर भेजता है भारत इलेक्शन कमीशन को। अरे वो छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं बीएमसी के 13 सीटें आप जीतने जा रहे हैं, इस पे चुनाव आयोग ने काम नहीं किया क्या? घूम रहे हैं सर, जहां जीत होती है वहां चुनाव आयोग अच्छा होता है, जहां जीत नहीं होती आप आरोप लगाते हैं। मेरा तो सीधा सवाल है कि आप बताइए, जो मैंडेट आपको मिल रहा है, आप कह रहे कि कांग्रेस दिलों पे स्टैंड करती लोगों की, तो कहां आज जो मैंडेट कहां जाता नजर आ रहा है? इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का किस तरह से वोटों के अंदर एसआईआर के नाम पे धांधलेबाजी। 102 सीटों के अंदर एडीआर ने बताया कि पूरी तरह से धांधलेबाजी से चुनाव जीता है। अगर वहां पे सर, फिर आप मुझे उसी गोल गोल बातों में आप घुमा रहे हैं। 13 सीटों पे एसआईआर नहीं हुआ क्या भारद्वाज जी? एक प्रश्न मेरा है। बिल्कुल सर, आ रही हूं आपके पास। दुष्यंत तागड़ जी बोलिए। आदरणीय भारद्वाज जी, जो ये चुनाव संपन्न हुआ है, जिसका परिणाम घोषित हो रहा है,
इसमें आपकी तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से कितनी अनियमितताओं की या चुनावी गड़बड़ियों की शिकायत दर्ज की गई, उनके बारे में आप बता दीजिए। हजारों शिकायतें हैं, बिहार के अंदर भी थी। नहीं, महाराष्ट्र से संबंधित बताना आज। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया कि जाके काउंटिंग और वीडियो फुटेज दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन कानून बदल देता है। सर आ रही हूँ आपके पास। हर्ष दगिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर प्लीज। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जीतते हैं, इलेक्शन कमीशन हमारी बात को सुनता नहीं। ठीक है, आदेश सर, एक मिनट। उपलब्ध कराओ, जब वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने का ऑर्डर हो जाता है तो 2 दिन बाद हर्ष जी, आप तक आवाज जा रही है? जी रंजना जी, मेरे पास जी, थोड़ी जी। समय की कमी है। मैं अपना एक आखिरी पॉइंट रखना चाहूंगा। बिल्कुल। जो हमारे बड़े भाई साहब आदेश भारद्वाज जी ने कहा कि इन्होंने हजारों शिकायतें करी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई भी पब्लिक डोमेन में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कांग्रेस ने या इनके कोई घटक दलों ने कुछ इस तरीके की शिकायतें करी हों। और जो भी ये शिकायतें करते हैं, ये क्या है, मीडिया में करते हैं। अभी तक मेरे को ये बता दें कि हाई कोर्ट में कितनी ये इलेक्शन पिटीशन अभी तक डाल चुके हैं। इन्होंने बात करी कि बिहार में ये धांधली हुई, वो धांधली हुई, फलाना हुआ, ढिंकाना हुआ। आपके पास 45 दिन होते हैं, आप जाइए कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। 45 दिन तक सारी फुटेज वगैरह सब कुछ सेफ रहती है। और अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए 45 दिन के अंदर अंदर, तो वो वीडियो फुटेज प्रिजर्व की जा सकती है। बट वैसा कुछ किया नहीं जाता। ये चक्कर क्या है, ये सारा का सारा मीडिया में हम इन्होंने बना रखा है कि राहुल गांधी जी अपना थाईलैंड घूमेंगे, वियतनाम घूमेंगे, कोलंबिया चले जाएंगे और यहां पे उनकी पार्टी हारती रहेगी तो वो सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे या बाकी सब पे फोड़ देंगे, क्योंकि नेताजी को तो घूमना है, नेताजी को तो यहाँ पे राजनीति करनी नहीं, वो तो राजा पुत्र है। और राजा पुत्र देश में रह के गरीबों के बीच में कैसे रह सकता है, उसे तो फॉरेन में घूमना है और बहाना भी तो चाहिए। तो जो उनके दरबारी होंगे उन बेचारों को खरी खोटी सुननी पड़ती है डिबेट्स में। सर आप जवाब दीजिए पहले, आदेश जी। कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लूटा, किस तरह से बैलेट पेपर को कैंसिल आदेश किया। जी जाइए ना कोर्ट, चंडीगढ़ में आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, बाकी जगह भी तो जाइए, प्रूफ कीजिए, देश आपके साथ खड़ा होगा। भैया जी को बता दो, पानीपत का एक सरपंच जगह जगह हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रधान का चुनाव जीता। इसको इतना बोलने का मौका भी मैंने दिया। हम तो ठीक कह रहे है। हैं आप जाइए, प्रूफ तो ठीक है कीजिए। सर, ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन इस बीच चर्चा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुष्यंत तागर जी, 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स यहाँ पर साथ में, मराठी मानुष की बात की गई, मराठी अस्मिता की बात की गई, लेकिन वो क्या लग रहा है, वो मैंडेट कहां जाता नजर आ रहा है? आज जो तस्वीर है, जो 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स यहां पर साथ आए, वो काम करता यहां नजर नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं जी, उससे भी बड़ी एक बात है, जो भाषावाद और उपराष्ट्रवाद बना के लोगों के वोट हासिल करने का काम क्षेत्रीय दल करते थे। मुझे लगता है कि ये नई जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उससे एक कदम आगे निकल गई है। उसके लिए भाषा और क्षेत्र मुद्दा नहीं है, उनको नौकरी, सस्ती एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ केयर, ये जो दैनिक जीवन की जो परिस्थितियों से जो रूबरू होना पड़ता है, वो उसको केंद्र में रख के अब आगे भविष्य की राजनीति होगी। ठीक है। जैसे जैसे लोगों का शिक्षा का स्तर देश में बढ़ रहा है, समझदारी बढ़ रही है, वैश्विक चुनौतियां जिस तरह से हमारे सामने आ रही हैं, उसी हिसाब से युवा का परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात सर, जिस दिन वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर थे, जब वो पूछ रहे थे जनता से कि किन मुद्दों के साथ आ रहे थे, तो वो कह रहे थे विकास, और बहुत लोग तो बोलते नजर नहीं आ रहे थे। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। नफरत की, लोगों को बांटने वाली जो राजनीति है वो चलेगी नहीं। ठीक है।